हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसे हम विद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था विद्युत रासायनिक श्रेणी और उस पर आधारित आंकिक प्रश्न के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो ऊपर वो लेक्चर का लिंक दे दिया गया, आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है और बहुत सारे क्वेश्चन जो बोर्ड से रिलेटेड इंपोर्टेंट है कराए हुए हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लेक्चर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं बेटा। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहते हैं हम इसको। साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उन पर हम कुछ बात करेंगे, जैसे NaCl का गलित अवस्था में अगर विद्युत अपघटन करें तो क्या बनेगा। और क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, अगर हम NaCl जलीय अवस्था में लें और फिर इसका विद्युत अपघटन करें तब क्या बनेगा। और कुछ NCERT के ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं बेटा कि एक्चुअल में विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है। तो हमने आपसे बताया था कि सेल हमारे पास दो प्रकार की होती है बेटा। एक तो सेल को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, और एक हम पढ़ रहे हैं अब विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होती है बेटा, जिसमें जिसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है, बदली जाती है। यानी कि विद्युत रासायनिक सेल उस सेल को कह रहे थे हम जहां पर रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहे थे हम विद्युत ऊर्जा, विद्युत मतलब करंट के अंदर। तो केमिकल से हम करंट बना रहे थे। और आपने देखा डैनियल सेल, बहुत सारी सेल्स पढ़ी, उस पर हमने नस्ट इक्वेशन पढ़ी, क्वेश्चंस पढ़े, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। आज के लेक्चर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, विद्युत अपघटनी सेल। तो दूसरी हमारी सेल कौन सी बेटा, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, हम करंट देते हैं, विद्युत देते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं और उससे क्या मिलता है हमें, रासायनिक उत्पाद मिलते हैं। तो यानी कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऐसी एक प्रक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती हो, ऐसी सेल को हम क्या नाम देते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। तो डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। अभी तो हम थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरी तरीके से इसको समझाऊंगा डायग्राम सहित। तो चलिए बात करते हैं हम विद्युत रासायनिक सेल की। तो देख सकते हो यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। इस सेल में स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यानी कि इस प्रोसेस को कराना पड़ता है, खुद से नहीं होता है। करंट दोगे तो रिएक्शंस होगी, करंट नहीं दोगे तो रिएक्शंस नहीं होगी। ऐसा नहीं एक बार आपने करंट दे दिया और फिर करंट देने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जब तक करंट दोगे तब तक रिएक्शंस होगी, करंट देना बंद कर दिया तो रिएक्शंस भी बंद हो जाएगी। जबकि हमने जब पढ़ा था विद्युत रासायनिक सेल, तो उसमें क्या हो रहा था, विद्युत रासायनिक सेल में उसमें स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया थी, खुद से होने वाली अभिक्रिया थी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस थी बेटा। वो कैसी थी, स्पॉन्टेनियस। और ये कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बात दिमाग में रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है बेटा। विद्युत रासायनिक सेल स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रिया है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। खैर समझ में आ गई होगी बात, नोट कर लेना इस पॉइंट को अच्छे से। होती है विद्युत अपघटनी सेल में बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। हम बाहर से एक बैटरी लगाएंगे जिससे हम करंट का फ्लो कराएंगे। जो
जो विद्युत अपघट्टे में मौजूद, जो हमने विलयन ले रखा है विद्युत अपघट्टे का, उसमें मौजूद आयनों को इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित करती है। इलेक्ट्रोड की ओर, जो आयन्स है बेटा वो इलेक्ट्रोड की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। विद एग्जांपल समझाया जाएगा, टेंशन लेनी, अभी तो आपको थ्योरी है तो समझते रहो इस बात को। इस प्रक्रिया के दौरान रासायनिक बंध टूट जाते हैं, जो विद्युत अपघट्ट है ना उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा और नए बंध बनते हैं, जिससे एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। जिससे क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और कुछ एनोड पर और कैथोड पर उत्पाद बनते हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं NaCl का विद्युत अपघटन करूं तो एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा और समझते हैं इसको आगे, समझते रहना बेटा। चलिए, विद्युत अपघटन के उत्पाद, जो विद्युत अपघटन के दौरान हमें उत्पाद मिलेंगे, अपघटित होने वाले पदार्थों, जो अपघटित हो रहे हैं, जो बॉन्ड में डिसोशिएट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, होने वाले पदार्थों की अवस्था, उनकी अवस्था पर वो गलित है या फिर द्रव अवस्था में, कैसी अवस्था में, उनकी अवस्था तथा प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। हमने इलेक्ट्रोड कैसा लगाया इस पर भी डिपेंड करेंगे। यदि इलेक्ट्रोड अक्रिय हो, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जो क्रिया ना करता हो, जो रिएक्शन में भाग ना लेता हो, ऐसे कौन से हो सकते हैं? उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं पीटी या एयू। या तो पीटी का इलेक्ट्रोड आप लोगे या फिर एयू का इलेक्ट्रोड, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते, निष्क्रिय है बेटा, जिसे हम अक्रिय कह सकते हैं। हो तो ध्यान से देखते तो यह अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता, अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, एवं यह केवल इलेक्ट्रॉन के स्रोत का कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का कार्य करता है। मतलब बस केवल क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, ये काम करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेगा। दूसरी ओर यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रियाशील हो, क्रिया करने वाला हो, अगर क्रिया करने वाला है तो यह इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, तो फिर ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा। अब इस बात को नोट करो, इस प्रकार अभिक्रियाशील एवं अक्रिय इलेक्ट्रोडों के लिए विद्युत अपघटन के उत्पाद अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैं एक ही विद्युत अपघट्टे का विलयन लूं और इलेक्ट्रोड अलग अलग ले लूं, एक जगह तो अभिक्रियाशील इलेक्ट्रोड ले लूं, एक जगह अक्रिय इलेक्ट्रोड ले लूं, तो दोनों के लिए उत्पाद अलग अलग आ सकते हैं। तो ये बात, उत्पाद जो है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपने बेटा इलेक्ट्रोड कैसा लिया, निष्क्रिय लिया या फिर अभिक्रियाशील लिया। क्लियर है बात? तो चलिए अब हम इसको समझते हैं और अच्छे डिटेल से। देखो बेटा, मेरे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है बेटा, इसमें ये कंटेनर है, क्लियर है बात, जिसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोडों को डिप करा रखा है, दो इलेक्ट्रोडों को बेटा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड हमारा ये रहा बेटा। ये दो इलेक्ट्रोड है, कितने इलेक्ट्रोड है बेटा? दो इलेक्ट्रोड। इसको अच्छे से समझ लो, ये मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है, क्लियर है बात। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर विद्युत अपघट्टे डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? विद्युत अपघट्टे। विद्युत अपघट्टे क्या होता है? ऐसा विलयन जो आयनों में टूट जाता हो, ऐसे विलयन को हम विद्युत अपघट्टे का विलयन कहते हैं। जैसे NaCl, जैसे बेटा NaCl, NaCl का जो विलयन होता है वो हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्टे का विलयन, विद्युत अपघट्टे का विलयन। जैसे NaCl को जब आप पानी में डालोगे तो NaCl टूट जाएगा Na+ और Cl-। तो जो आयनों में टूट जाता हो, ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्टे का विलयन। तो ये हमारा ऐसा विलयन है जो आयनों में टूट जाएगा, मतलब विद्युत अपघट्टे का विलयन है। अब मैंने कहा जो विद्युत अपघट्टे का विलयन है ना, ये मान लीजिए A और B का है बेटा,
ए और बी का है, ए और बी का है। ए बी हमारा क्या बेटा, ए बी क्या है हमारा, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य मतलब आयनों में टूट जाएगा ये। ए और बी किस में टूट जाएगा, आयनों में। ए पे प्लस आ जाएगा और बी पे माइनस आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा, ध्यान से समझते रहना, ये दो इलेक्ट्रोड है, मैंने कहा इसको कह दिया बेटा मैंने एनोड, और इसको कह दिया मैंने कैथोड। अब जो हमने विद्युत रासायनिक सेल पढ़ी थी उसमें एनोड हुआ करता, ये नोट करने वाली बात है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछा जाता है। जो विद्युत अपघटनी सेल पढ़ी थी हमने उसमें बेटा एनोड होता है ऋण ध्रुव, नेगेटिव चार्ज होता है एनोड पर। एनोड पर कैसे चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव। और कैथोड पर होता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज। कौन सी सेल में बेटा, विद्युत रासायनिक सेल में। कौन सी वाली में, विद्युत रासायनिक सेल। अभी हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज। एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव। अब मैं क्या करूंगा, इससे एक बैटरी कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे धारा का प्रवाह कराना है इसके अंदर, बताया था मैंने आपको। तो मुझे क्या करनी है, एक बैटरी कनेक्ट करनी है। तो मैंने क्या करा, एक बैटरी लगाई बेटा इसमें। तो पॉजिटिव सिरे से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ेगा बैटरी का, और नेगेटिव सिरे से नेगेटिव टर्मिनल जुड़ेगा बैटरी का। तो बैटरी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी सेल्स दिखा दी। और ये हमारी क्या है बेटा, बैटरी है, बैटरी। क्लियर यहां तक। ये पॉजिटिव है बैटरी का टर्मिनल, ये नेगेटिव है बैटरी का टर्मिनल। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया। आप जानते हो यहां से धारा का प्रवाह होगा। अगर धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा के प्रवाह के विपरीत होता है। तो अगर करंट ऐसे जा रही है, धारा ऐसे जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे। यानी कि अगर धारा कैथोड से एनोड की ओर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। अब इसमें समझो, जब हमने धारा का प्रवाह करा तो क्या हुआ, ये जो विद्युत अपघट्य है ना, इसके बीच जो रासायनिक बंध है, इसके बीच जो रासायनिक बंध है बेटा, वो टूट जाएंगे। और रासायनिक बंध जब टूटेंगे तो बेटा क्या होगा, ए पे प्लस और बी पे माइनस आ जाएगा। ए पे प्लस और बी पे माइनस। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब प्लस और बी पे माइनस आ गया तो अब ये पॉजिटिव, ये जो आयंस है वो इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं। प्लस माइनस की ओर आकर्षित होगा और माइनस प्लस की ओर आकर्षित होगा। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा। ए को हम बोलते हैं केटायन। ए को क्या बोलते हैं बेटा हम, केटायन। केटायन। तो केटायन गति करेगा कैथोड की ओर। केटायन गति करेगा किसकी ओर, कैथोड की ओर। बी को हम कहेंगे बेटा, माइनस वाले को कहते हैं एनायन। और एनायन गति करेगा एनोड की ओर। एनोड की ओर। समझ में आई बात में क्या कह रहा हूं। जो कैटायन होगा, जो पॉजिटिव होगा, वो कैथोड की ओर गति करेगा, जो नेगेटिव होगा वो एनोड की ओर गति करेगा। तो कमाल की बात यह है कि जब ये आयंस गति करेंगे तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर, इलेक्ट्रोड पर जाकर ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, मतलब अपने आवेश को खो देंगे। जब ए प्लस कहा जाएगा बेटा, कैथोड पर जाएगा, तो ये अपने पॉजिटिव को, अपने चार्ज को क्या कर देगा, खो देगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी कि जो आयंस है वो इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं, अपने आवेश को खो देते हैं, अपने आवेश को खो देते हैं। आई बात समझ में। अपने आवेश को क्या कर देंगे बेटा, वो खो देंगे। और खोने के बाद एक न्यूट्रल उत्पाद मिलेगा। यानी कि ए पॉजिटिव जब अपने चार्ज को खो देगा तो ए में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कैथोड पर मुझे क्या मिलेगा, ए। और बी माइनस कहां जाएगा बेटा, बी माइनस जाएगा कहां पर, एनोड पर। और ये बी माइनस जाकर एनोड पे अपना आवेश खो देगा। तो एनोड पर मुझे उत्पाद क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया क्या क्या होती है। अगर मैं आपसे कहूं
यहीं पे लिख लेता हूं, एनोड पर क्या हुआ, तो एनोड पर गया एनायन, और एनायन कौन है, बी, तो बी माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खोगा, तभी तो न्यूट्रल होगा ये। भाई इस पे इलेक्ट्रॉन क्या दिखता, अब ये क्या करेगा, अपने चार्ज को खोगा, तो अपने चार्ज को खोने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी को एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, और जब बी एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं कहूंगा एनोड पर मुझे क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। इसी प्रकार अगर बात की जाए कैथोड की, तो कैथोड पर क्या होगा बेटा, कैटायन जाएगा, कैटायन कौन है, ए प्लस। अब इसने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा है वो ए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में। यानी कि एनोड पर बी मिल रहा है और कैथोड पर ए मिल रहा है। एनोड पर बी, कैथोड पर ए, ये उत्पाद है विद्युत अपघटन के फलस्वरूप। तो वो तो डिपेंड करेगा कि हमने विद्युत अपघट्य कौन सा ले रखा है, कैसे ले रखा है, वो देखेंगे। अभी तो फिलहाल आपको जो बताया जा रहा है, क्या बताया गया कि जब हम एक विद्युत रासायनिक सेल में बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होंगे, आयंस में टूट जाएगा केमिकल, और जब वो आयंस में टूटेगा तो ए पे प्लस बी पे माइनस। अब कैटायन कैथोड की ओर, एनायन एनोड की ओर गति करेगा और इलेक्ट्रोडों पर जाकर ये क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, अपने चार्ज को खो देगा, और जब अपने चार्ज को खो देगा तो जो इलेक्ट्रोडों पर जा रहा है वही हमारा क्या होगा, उत्पाद होगा। एग्जैक्ट क्लियर। तो चलें आगे, चलते हैं बेटा। तो अब हमारा पहला एग्जाम्पल, हम बात करें गलित NaCl का विद्युत अपघटन। गलित NaCl का विद्युत अपघटन, अगर मैं NaCl का विद्युत अपघटन करूं वो भी गलित, तो मुझे एनोड और कैथोड पर क्या मिलेगा और माध्यम कैसा होगा, इस सब के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए देख लेते हैं, एक साइड में कोई एक डायग्राम सा बना लेंगे। मेरे पास ये है, यहां पर बेटा एक इलेक्ट्रोड है, यहां पर एक कैथोड और एक एनोड, ये रहा, ये बैटरी हो गई, ये हमारा कैथोड एनोड हो गया और ये मेरा कैथोड हो गया। मैंने इसके अंदर गलित NaCl लिया बेटा, तो NaCl भर दिया बहुत सारा। यहां पर कौन है मेरा, NaCl, कौन है बेटा, NaCl। तो चेक करो, मेरे पास है NaCl, कैसा है, गलित है, और मुझे NaCl का क्या कराना है, विद्युत अपघटन। गलित का मतलब है कि मैं गला रहा हूं सिर्फ और सिर्फ NaCl को, और कुछ नहीं है वहां पर, सिर्फ और सिर्फ बेटा कौन है, यहां पर NaCl है। तो मैं इस NaCl का क्या कर रहा हूं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब क्या होगा बेटा, कि मैं यहां पर धारा का प्रवाह कर रहा हूं, बैटरी से क्या कर रहा हूं, धारा का प्रवाह। जब मैं विद्युत अपघटन करूंगा तो आप ही बताओ, ये आयनों में टूट जाएगा या नहीं, Na पे प्लस आएगा और Cl पे माइनस, बताइए आप ही। जब मैं NaCl का विद्युत अपघटन करूंगा तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच जो आकर्षण बल है वो टूट जाएगा नहीं। मैंने कहा था कि रासायनिक बंध टूट जाते हैं और नए बंध बनते हैं, तो जब टूटेगा तो Na पे प्लस और Cl पे क्या आएगा, माइनस। अब दो ही चीज है, दो ही आयंस है। अब मुझे बताओ एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पर मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बताया है कि एनोड पर एनायन जाता है और कैथोड पर केटायन जाता है। एनायन कौन है बेटा, Cl माइनस, Cl पे तो माइनस है, माइनस ही तो प्लस तो भागेगा। अब Cl माइनस को होना है डिस्चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन खोगा जाकर एनोड पर, और जब ये इलेक्ट्रॉन खोगा तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब Cl तो अनस्टेबल होता है, आप सब जानते हो, सिंगल एटम कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, अस्थायी होता है। भाई हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में मिलता है, H की फॉर्म में थोड़े मिलता है बेटा। क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मिलता है, Cl की फॉर्म में थोड़े ही मिलता है। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में मिलता है, N की फॉर्म में थोड़े ही मिलता है।
तो सिंगल एटम तो नेचर में एग्जिस्ट करते ही नहीं, तो Cl हमारा उत्पाद थोड़े ही होगा, नहीं ना। इसलिए क्या करेगा, हमें ऐसे दो Cl चाहिए ताकि Cl2 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि Cl तो Cl2 की अवस्था में मिलता है। तो दो Cl लेने के लिए मुझे दो Cl माइनस चाहिए भाई। ऐसे तो बहुत सारे Cl माइनस जाएंगे भाई, NaCl का एक मॉलिक्यूल थोड़े होगा, NaCl के तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल Cl के जाएंगे एनोड पर, हमने तो दो ही लिए। तो दो Cl माइनस लेके तो दो Cl मिलेंगे, साथ में ये इलेक्ट्रॉन भी कितने डोनेट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब दो Cl, एक Cl दूसरा Cl आपस में कंबाइन होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में। तो बताओ एनोड पर मुझे क्या मिला, Cl2 मिला, क्लोरीन गैस मिली। एनोड पर क्या मिली बेटा, क्लोरीन गैस। अच्छा, बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पर बताओ, कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर जाएगा केटायन। केटायन किस पर है, पॉजिटिव चार्ज किस पर है, Na पर। तो Na भाई साहब गए कहां पर, कहां पर, हाँ कैथोड पर। अब कैथोड इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, मतलब ये जो इसने Cl ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, Na में। किसमें, Na में। अब ये Na आपको पता है उत्पाद है, सोडियम है। क्या सोडियम एग्जिस्ट कर लेता है नेचर में Na की फॉर्म में? बिल्कुल, सोडियम का सिंबल Na ही तो होता है, Na की फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये अकेला एटम नहीं है, कभी आप इसे अकेला सोचो। ऐसे सोडियम के लाखों करोड़ एटम्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं बेटा। जैसे लोहा Fe, Fe अकेला थोड़ी है, ऐसे Fe के लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल हैं। Fe के एक अगर मैं टुकड़ा लू लोहे का छोटा सा टुकड़ा, तो क्या वो Fe है? Fe के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर बेटा, समझ गए होंगे बात को। इसलिए सोडियम अकेला नहीं है, Na के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो कैथोड पर मुझे क्या मिला, सोडियम। एनोड पर क्या मिला मुझे, क्लोरीन गैस। तो आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि अगर मैं कंक्लूजन देख सकते हो, निष्कर्ष हिंदी में लिख देते हैं, निष्कर्ष, निष्कर्ष सॉरी, एनोड पर क्या प्राप्त हुआ बेटा, एनोड पर, एनोड पर मिलती है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। कैथोड पर, कैथोड पर हमें क्या मिलता है बेटा, सोडियम, सोडियम एन। कैथोड पर हमें क्या मिलेगा, सोडियम Na, और एनोड पर क्या मिलेगा हमें, क्लोरीन गैस। आपको शायद समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि अगर मैं गलित NaCl का विद्युत अपघटन करता हूं तो फिर एनोड पर क्या मिलेगा और कैथोड पर क्या मिलेगा। एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगी और कैथोड पर हमें सोडियम मिलेगा। क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं, बात करें बेटा जलिए NaCl का विद्युत अपघटन। जलिए NaCl का विद्युत अपघटन, जलिए NaCl का विद्युत अपघटन। अब यहां पर मैं कैसा विद्युत अपघटन कराऊं NaCl का, जलिए NaCl का। तो चेक करो, अगर मेरे पास ये कंटेनर है, छोटा सा बना लेते हैं। अगर मेरे पास ये कंटेनर है और दो इलेक्ट्रोड है, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से, ये एनोड है और ये कैथोड है। अब इसके अंदर बेटा हमने NaCl भी ले रखा है, साथ में जल भी ले रखा है। अब यहां दो चीजें बेटा, NaCl भी है और प्लस जल भी है, H2O भी है। तो अब यहां ध्यान देना बेटा, NaCl का, और NaCl कैसा है, एक्वस, एक्वस मतलब जलीय, विद्युत अपघटन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, विद्युत अपघटन। तो जब मैं जलीय NaCl का विद्युत अपघटन करूंगा तो धारा का प्रवाह करूंगा, तो इनके बीच जो आकर्षण बल है वो टूट जाएगा, NaCl के बीच जो आकर्षण बल है वो टूट जाएगा, यानी कि NaCl कन्वर्ट हो जाएगा बेटा Na प्लस में और Cl माइनस में।
साथ में जो H2O के बीच आकर्षण बल है वो भी टूट जाएगा, किसमें, H प्लस में और OH माइनस में। इसे ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर नॉर्मली आप रख सकते हो कि यहां पर H2O मिलेगा, ऐसे भी समझ सकते हो। चलिए अब मुझे बताइए, यहां पर अब दो चीजें हो गई बेटा, अब दो केटायन हो गए और दो ही एनायन हो गए, दो केटायन और दो ही हमारे पास क्या है, एनायन। यानी कि दोनों में से कोई जीतेगा तो एक ही, अगर दो लोग आपस में दौड़ रहे हैं तो जीतेगा तो कोई एक ही। तो गति करेंगे Na प्लस बी और H प्लस बी, दोनों प्लस भी गति करेंगे। कहां पर गति करेंगे, केटायन की, कैथोड की ओर। दोनों माइनस भी गति करेंगे, Cl माइनस भी और OH माइनस भी। कहां को गति करेंगे, बिल्कुल कहां को बेटा, हाँ एनोड की ओर। अब दोनों में से जीतेगा कौन, कौन जल्दी एनोड पर पहुंच जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक लिखवा रहा हूं, नोट लिखवा रहा हूं, नोट अच्छे से नोट कर लेना बेटा, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है। अगर बात की जाए ऋणायन की, ऋणायन की, तो किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिसका बेटा डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा। समझो बात को, मेरे पास Cl माइनस और मेरे पास OH माइनस, दो माइनस है। अब इसे भी अपना इलेक्ट्रॉन त्यागना है, इसे भी अपना इलेक्ट्रॉन त्यागना है, त्यागने के बाद ही तो डिस्चार्ज होंगे, इनका चार्ज खत्म होगा। तो जिसमें डिस्चार्ज होने की क्षमता ज्यादा होगी वो चला जाएगा एनोड के पास, जिसमें भी डिस्चार्ज होने की क्षमता ज्यादा हो। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझो इस बात को। भाई ये एनोड पर जाएगा और डिस्चार्ज होगा, ये भी एनोड पर जाएगा, डिस्चार्ज होगा, लेकिन दोनों में से जो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा वो जल्दी पहुंच जाएगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा। मान लीजिए बैटरी की 5 वोल्ट की लगी हुई है, अब इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल है 2 वोल्ट और इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल है 3 वोल्ट, समझो। तो आप मुझे बताइए, मैं बैटरी से करंट का फ्लो कराऊंगा, तो अगर मैं 2 वोल्ट यहां पर दे दूं, 2 वोल्ट का चार्ज दे दूं इसमें, समझो 2 वोल्ट पोटेंशियल दे दूं, तो 2 वोल्ट पर ये जल्दी ये डिस्चार्ज हो जाएगा, जबकि OH माइनस डिस्चार्ज नहीं होगा। कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, Cl माइनस। अगर मैं 3 वोल्ट दूंगा तब जाकर बेटा ये डिस्चार्ज होगा OH माइनस। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो एनोड पर जाएगा। और डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर में लिख रहा हूं, सबसे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है SO4 माइनस माइनस, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये डिस्चार्ज ही नहीं होता, ऐसा मान लीजिए डिस्चार्ज ही नहीं होता, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ये डायरेक्ट कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगा। किससे ज्यादा बेटा, NO3 माइनस। नाइट्रेट आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा बेटा एसीटेट आयन से, और एसीटेट का ज्यादा होगा OH माइनस से, और OH माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा F माइनस से बेटा, F जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा F माइनस से। F का ज्यादा होगा Cl माइनस से, Cl का Br माइनस और Br का I माइनस। I का डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम, सबसे जल्दी डिस्चार्ज होने वाला I, और सबसे मुश्किल से डिस्चार्ज होने वाला SO4 माइनस माइनस। यहां लिख सकते हो ऋणायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल का कौन सा क्रम बेटा है, घटता क्रम। और जो जितनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा वो उतनी तेजी से इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ध्यान से देखो। अगर I माइनस डिस्चार्ज होता है तो ये कन्वर्ट होगा बेटा I2 में, और अगर Br माइनस डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होके कन्वर्ट होगा Br2 में। अगर मेरे पास Cl माइनस डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज पर हमें क्या देगा, ये Cl2। अगर F माइनस डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, F2। अगर OH माइनस डिस्चार्ज होता है तो हमें मिलेगी ऑक्सीजन, साथ में हमें मिलेगा H2O। OH माइनस के डिस्चार्ज पोटेंशियल पर हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। तो हम OH माइनस की जगह यहां पर H2O ही ले लेते हैं डायरेक्ट, जो हमने वाटर यूज कर रखा है। तो जब H2O डिस्चार्ज होगा
तो डिस्चार्ज होने के बाद वो हमें क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, साथ में H प्लस आयंस भी देगा। तो दोनों ले सकते हैं, हम H2 भी ले सकते हैं और OH माइनस भी ले सकते हैं, वो चेक करेंगे जब क्वेश्चन लेंगे। अगर बेटा एसीटेट डिस्चार्ज हो जाए तो ये कन्वर्ट होगा एथेन में, साथ में हमें देगा CO2 गैस देगा। क्लियर है बात। और इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हाई वोल्टेज पर ये डिस्चार्ज होते हैं, तो इनका डिस्चार्ज होना रेयरली है, बस इन्हीं का आपको पता हो काम चल जाएगा। ये तो था ऋणायन की बात। अगर हम बात करें धनायन के डिस्चार्ज पोटेंशियल की, धनायन के डिस्चार्ज पोटेंशियल की, कौन सा धनायन जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा? तो ध्यान देखना, हमने पढ़ा है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में, हालांकि ये भी विद्युत रासायनिक श्रेणी के ऑर्डर में ही है, लेकिन हमने चूंकि नहीं लिखवाया इनऑर्गेनिक वाले को, तो इसलिए हमने यहां अलग बता दिया। विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर, ऊपर से नीचे चलने पर डिस्चार्ज पोटेंशियल का मान घटता है। डिस्चार्ज पोटेंशियल का मान घटता है, मान घटता है। मतलब कौन जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा? जो नीचे आएगा, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, और जिसका जितना ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो उतनी जल्दी से डिस्चार्ज होगा, वो उतनी तेजी से इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएगा। तो अब हम नहीं चलते हैं बेटा अपनी स्लाइड पर, ध्यान से देखो। यहां पर मेरे पास 4 आयंस है, पॉसिबल आयंस ये है। अब इनमें अगर मैं बात करूं, 2 मेरे पास केटायन और 2 मेरे पास एनायन है। अब मुझे सबका डिस्चार्ज पोटेंशियल पता चल गया कि कौन जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा कैथोड की, तो कैथोड पर तो केटायन जाते हैं। अब कैथोड पर केटायन कौन है? Na+। केटायन कौन है बेटा? Na+ और H+। अब मुझे इनमें देखना है किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। उसी का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आएगा। Na+ और H+ में, मतलब सोडियम और हाइड्रोजन में नीचे आता है हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, मतलब हाइड्रोजन आसानी से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। और अगर ये आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा तो H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होगा? H में। मैंने आपसे कहा था हाइड्रोजन सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में, इसलिए हाइड्रोजन H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मुझे हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2H+। तो ये इलेक्ट्रॉन भी कितने गेन करेगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और हमें फिर क्या मिलेगा? 2H मिलेगा। तो H और H आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? H2 बनाएंगे। तो कैथोड पर मुझे क्या मिलने वाली है? हाइड्रोजन गैस। जब मुझे कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी तो इस कंटेनर में चेक करो बेटा, इस कंटेनर में H+ आयन भी थे, OH में अलग दिखा देता हूं, H+ आयन भी थे, OH- आयन भी थे, Na+ भी था, और साथ में हमारे पास कौन था बेटा? Cl- भी था। तो कंटिन्यूअस आप देख पा रहे होंगे, यहां से H+ आयन कंटिन्यूअस कहां जा रहे होंगे? हाँ, कैथोड पर जा रहे होंगे। तो H+ की सांद्रता कम हो रही होगी। अब मुझे बताओ, अगर H+ की सांद्रता कम हो रही है तो सांद्रता किसकी ज्यादा हो रही होगी बेटा? OH- की। तो यानी कि माध्यम कैसा होता जा रहा होगा? क्षारीय होता जा रहा होगा, क्योंकि H+ कम होते जा रहे हैं ना, H+ कम। हम H+ जितने कम होंगे, H+ जितने कम होंगे, अम्लीयता उतनी कम हो जाएगी, तो क्षारीयता उतनी ज्यादा हो जाएगी। खैर उस पर डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं एनोड पर। एनोड पर क्या होगा? एनोड पर क्या होगा? अगर हम कॉन्सेप्ट पर चलें तो हम कह रहे हैं कि भाई Cl- और OH- में से जल्दी से डिस्चार्ज कौन हो जाएगा? Cl-। जल्दी बताओ। अरे नहीं होगा। Cl- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है या नहीं है? तो Cl- डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन खोगा। कितने इलेक्ट्रॉन खोगा बेटा? 1। लेकिन Cl तो नेचर में एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो Cl चाहिए कितने से? 2। तो 2 Cl, और इलेक्ट्रॉन भी कितने डोनेट करेगा बेटा? फिर 2 करेगा। तो ये Cl दूसरा Cl आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेगा? Cl2। तो यहां से सारे के सारे Cl- कहां जा रहे होंगे? एनोड पर। तो Cl खत्म,
H प्लस खत्म, बचा क्या बेटा हमारा NaOH। तो वापस हमारे पास Na प्लस OH माइनस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा NaOH बनाएगा NaOH। तो रियल में हमारा माध्यम कैसा हो जाएगा क्षारीय, माध्यम कैसा हो जाएगा क्षारीय। तो कंटिन्यूअस बेटा यहां पर H प्लस की सांद्रता घट रही है और कंटिन्यूअस यहां पर Cl माइनस की सांद्रता घट रही है। अगर Cl माइनस की सांद्रता घट रही होगी तो NaCl की सांद्रता भी घट रही होगी। खैर आगे चलते हैं, निष्कर्ष पे चलते हैं बेटा। निष्कर्ष ध्यान से देखना बेटा, एनोड पर बताओ क्या मिला। एनोड पर मिली हमें क्लोरीन गैस, देख सकते हो एनोड पर क्या मिला। एनोड पर यहां लिख लेता हूं, एनोड पर क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। चलिए कैथोड पर बताओ, कैथोड पर क्या मिला। कैथोड पर, कैथोड पर क्या मिला बेटा ध्यान से देखना, कैथोड पर क्या मिला हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पर हमें क्या मिलता है, कैथोड पर H2 गैस प्राप्त होती है। इसको मैं रफ कर देता हूं, अब तो इसका कोई काम ही नहीं है। H2 गैस प्राप्त होती है, होती है नहीं होती जल्दी बताओ। तीसरा बेटा, तीसरा माध्यम, तीसरा उत्पाद क्या मिल रहा है हमें NaOH। तो माध्यम कैसा हो जाता है, माध्यम क्षारीय होता है। माध्यम बस ऐसे लिख लो क्षारीय होता है। माध्यम हमारा क्या हो जाएगा बेटा क्षारीय। तो तीन प्रोडक्ट मिलने वाले, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस और माध्यम हमारा कैसा हो जाएगा क्षारीय। मतलब हमें तीसरा प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है NaOH। क्लियर है बात। तो अगर मैं जलीय NaOH का विद्युत अपघटन करूंगा तो एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, जबकि गलित NaCl का विद्युत अपघटन करने पर, गलित NaCl का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर तो हमें क्या मिलती है क्लोरीन गैस, लेकिन कैथोड पर हमें क्या मिलेगा सोडियम। क्लियर है बात।